हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो आपका विषय है हिंदी साहित्य, उस विषय के एक टॉपिक है कविता, कहानी और नाटक की रचना विधि। इसमें से 3 अंक का आपके प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो उसका ये वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हिंदी साहित्य के अन्य पाठों के भी महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का दे दूँगा, तो वहाँ आप अन्य पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कविता के बारे में। मैंने आपको बताया कविता, कहानी और नाटक है, उनमें से प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले जो है वो है कविता लेखन। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त होती है, अतः आरंभ में शब्दों से खेलना चाहिए। ये कविता लेखन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, जिस तरह से। अगला है कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। भाषा प्रचलित और सहज होने पर संरचना ऐसी हो कि वो पाठक को हमेशा नई लगनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद में अगला पॉइंट है कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। संकेतों का, तो आवश्यकता अनुसार हमें संकेतों का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। छंद के अनुशासन से आंतरिक लय का निर्वाह संपन्न होता है। तो छंद अगला बिंदु हो गया। तो छंद जो है, इसलिए हम छंदोबद्ध और मुक्त छंद दोनों तरह की कविताओं के छंद का ज्ञान हमें होना जरूरी होता है। अगला पॉइंट है कविता समय विशेष की उपज होती है, यानी समय के साथ साथ में कविता का स्वरूप जो है वो बदलता रहता है। कविता का स्वरूप है वो समय के साथ में बदलता रहता है, अतः समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की जानकारी भी कविता के लिए बहुत ज़रूरी है। समय समय के आधार पर वो लेखनी है वो बदलती रहती है। कविता लिखने का तरीका जो है, कम शब्दों में अपनी बात कहना और कभी कभी शब्दों या वाक्यों के बीच अनकहा छोड़ देना, ये भी अच्छी कविता की विशेषता होती है। अच्छा, इसके अलावा है अच्छी कविता के लिए कवि में प्रतिभा भी होनी चाहिए और कविता के लिए विभिन्न काव्य शैलियों का भी हमें ज्ञान होना जरूरी होता है। तो ये तो हो गया कविता के लिए रचना विधि के लिए रूप में। अब है नाटक। नाटक क्या है? नाटक एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है। नाटक वर्तमान काल में ही है, और यहाँ तक कि नाटक की कहानी बेशक भूतकाल और भविष्यकाल से संबंधित हो, लेकिन उसे हम घटित है वो वर्तमान में ही हमें उसे घटित करना पड़ता है। नाटककार को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है। सबसे पहले नाटक बनाना है तो क्या होता है, सबसे पहले घटनाओं का चुनाव करके उन्हें निश्चित क्रम में रखना होता है। अच्छा नाटककार वही होता है जो कथा को आपसी बहस मुबाहिसों से आगे बढ़ाता है। अच्छा, अगला पॉइंट है इसमें, नाटक और रंगमंच जैसी विधा का सर्जन मूलतः अस्वीकार के भीतर ही होता है। अब नाटक के तत्व कौन कौन से हैं? तो नाटक के जो तत्व हैं वो देखते हैं। समय का बंधन, नाटक को एक निश्चित समय में पूरा करना आवश्यक है तथा नाटक की विषय वस्तु चाहे भूतकाल की हो या भविष्यकाल की हो, दोनों ही स्थितियों में वर्तमान काल में संयोजित करना पड़ता है। नाटक में 3 अंक होते हैं, प्रत्येक अंक है वो 48 मिनट का होता है। तो ये तो हो गया समय का बंधन। दूसरा है शब्द। अब नाटक के लिए शब्द का भी विशेष महत्व है। नाट्य शास्त्र में वाचित यानी बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहते हैं। नाटककार के जरूरी है अधिक से अधिक सांकेतिक भाषा का भी वो प्रयोग करे जो अपने आप में वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक हो, यानी शरीर के हाव भाव से। तो क्रियात्मक अधिक और शाब्दिक अर्थ के स्थान पर व्यंजनागत या व्यंजित अर्थ की भी प्रधानता नाटक में होनी चाहिए। अगला है कथ्य कथानक। नाटककार को कथ्य की कहानी के रूप में किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव एवं उनका सही क्रम शून्य से शिखर की ओर लिखना आना चाहिए। अगला इसका तत्व है संवाद। नाटक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे जरूरी चीज़ जो है, सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम जो है वो है संवाद। अन्य विधाओं में संवाद इतने आवश्यक नहीं होते, लेकिन नाटक है वो बिना संवादों के नहीं चल सकता। नाटक में संवाद होना बहुत जरूरी है। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व हैं वह अनिवार्य हैं। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद होना जरूरी है। सशक्त नाटक में लिखे और बोलने जाने वाले संवादों से ज़्यादा अनलिखे और अनकहे संवादों का भी बहुत महत्व है। अंग्रेजी भाषा में इसे हम सब टेक्स्ट कहते हैं।
अगला पॉइंट है, अगला तत्व है चरित्र चित्रण। अच्छा नाटक है तो चरित्र सपाट, सतही और टाइप्ड न होकर के स्वाभाविक और जीवंत चरित्र होना जरूरी है। तो ये हो गया नाटक के बारे में। तीसरा टॉपिक था इसमें कहानी। कहानी का इतिहास। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का भी विकास होने लग गया। कथावाचक कहानियाँ सुनाते थे। कहानियों में घटनाएं, प्रेम, प्रतिशोध, इन सब की कहानियों किससे होते थे। तो हम कहानी में नायक की हार पसंद नहीं करते, अतः कथावाचक अपनी कल्पना के माध्यम से नायक की वीरता, शूरता, इन सब का गुणों का बखान करने वाला होता है। इनका बखान होना जरूरी है। अब प्राचीन काल में होती थी कहानियाँ, वो मौखिक कहानियाँ, वो संचार का प्रमुख और लोकप्रिय माध्यम रही है। धर्म प्रचार पुण्य ने भी कहानियों को अपना माध्यम रखा। तो अब महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है वो आता है कहानियों के तत्व के बारे में। कौन कौन से बिंदु होते हैं कहानियों के प्रमुख तत्वों में। पहला है कथानक। कहानी का सबसे केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कथानक। कथानक वो कहानी का संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख है। कथानक में 3 स्थितियाँ होती है, सबसे पहले प्रारंभ की, फिर मध्य की और फिर अंत की। कथानक आगे बढ़ता है, उसमें द्वंद्व तत्व भी होता है। द्वंद्व का अर्थ होता है बाधा। द्वंद्व कहानी की रोचकता प्रदान करती है। बाधा आती है, तभी तो हर फिल्मों में एक विलेन जरूर होता है, यानी वो बाधा का काम करता है द्वंद्व का, और कहानी को रोचक बना देता है। कथानक की क्रूरता की शर्त यही होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही समाप्त हो। तो ये होता है कथानक। अगला पॉइंट आता है इसमें देश काल। कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व है वो है देश काल, जो कहानी को प्रामाणिकता और रोचकता प्रदान करता है। देश का अर्थ स्थान और काल का अर्थ है समय। देश का अर्थ हो गया स्थान और काल का अर्थ समय, यानी स्थान और समय, यानी कहानी के घटित होने का स्थान और समय वो देश काल होता है। ये दूसरा तत्व हो गया। अगला है पात्र। पात्र भी कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतना ही आसानी से उसे चरित्र चित्रण करने में या संवाद लिखने में उसके आसानी रहेगी। कहानीकार को यह पता होना चाहिए कि पात्रों के गुणों का खुद बखान नहीं करे, बल्कि पात्र ऐसे कार्य करे, क्रियाकलाप करे जिनसे अन्य लोगों के कथनों से, या वो खुद ऐसे कार्य करता है ना, तो उनसे गुणों का बखान अपने आप ही हो जाए। पात्र खुद उनका बखान नहीं करे। अगला है संवाद या कथोपकथन। कहानी के पात्रों के संवाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना पात्र की कल्पना करना मुश्किल है। संवाद ही कहानी के पात्र को स्थापित और विकसित करने और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अतः कहानी के पात्रों द्वारा बोले गए संवाद पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए, उसके विश्वासों, आदर्शों और स्थितियों के अनुकूल होने चाहिए। जहाँ तक संभव संवाद होते हैं वो संक्षिप्त होने चाहिए, ताकि ज़्यादा लंबे संवाद हो जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, उबाऊ हो जाते हैं। तो इस कारण से संवाद भी है वो भी एकदम संक्षिप्त संवाद होने चाहिए। अगला जो इसका पॉइंट आता है वो है चरमोत्कर्ष। जैसे फिल्मों में हम कहते हैं अंत में जो आता है क्लाइमैक्स। कथानक के अनुसार कहानी का चरमोत्कर्ष है वो क्लाइमैक्स कहलाता है, और क्लाइमैक्स का चित्रण बहुत ही सावधानी से होना चाहिए, क्योंकि भावों या पात्रों की अतिरिक्त अभिव्यक्ति क्लाइमैक्स के प्रभाव को कम कर सकती है। तो क्लाइमैक्स शॉर्ट में और सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। कहानीकार का उद्देश्य पूर्ति के प्रति अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाषण में बदल सकता है। अतः लेखकों को प्रयास करना चाहिए कि पाठक को इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि पाठक यह महसूस करे कि वो खुद चरमोत्कर्ष पर पहुंचाए, उसने जो भी निर्णय निकाला है वो उसका अपना है। कविता में बिंब विधान। किसी शब्द को पढ़कर या सुनकर जब हमारे मन में कोई चित्र उभर कर आता है तो उसे काव्य की भाषा में हम कहते हैं बिंब। कविता में बिंबों का बहुत महत्व है। कविता में चित्र में शब्दों का प्रयोग करने से उसकी ग्राह्यता बढ़ जाती है। बिंब के माध्यम से किसी अनुभूति की सही कविता में डाला जा सकता है, जो कि सहज ही समझ में आ सकती है। उदाहरण के लिए ये कुछ पंक्तियां हैं, इनको आप देख सकते हो, बिंब का उदाहरण। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसकी PDF है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इन्हें देखें, अन्य वीडियो भी देखें। धन्यवाद।